हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है गन शॉट सीरीज में। जी हाँ गाइस, आज से मैं आप सभी के लिए यूट्यूब पर गन शॉट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। इस गन शॉट सीरीज में क्या होगा, इस गन शॉट सीरीज में मैं जितने भी चैप्टर से उन सभी को लगभग 1 घंटे में पूरा कवर कर दूंगा। जैसे कि आज गन शॉट सीरीज नंबर 1 में मैं संस्कृत का पहला चैप्टर जो कि संस्कृत वर्ण परिचय स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आप देखना, संस्कृत वर्ण परिचय जो है इसको मैं जो कि मैंने बीएमएस फर्स्ट ऑफ कंप्लीट कोर्स में या संस्कृत 2.0 कोर्स में लगभग 5 से 6 घंटे में पूरा पढ़ाया है। तो ये जो पूरा 5 से 6 घंटे का टॉपिक है इसको लगभग मैं 1 घंटे में पूरा कवर कर दूंगा। भले ही सीरीज का नाम गन शॉट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम जितने भी टॉपिक्स दिए सारे टॉपिक्स को मैं पूरा कवर कर दूंगा। हालांकि स्पीड थोड़ी हाई रहेगी, है ना। मैं ये मानकर चलूंगा कि आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बस आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, रिवीजन करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो वो चीज में ध्यान में रखते हुए लगभग 1 घंटे में पूरा पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर दूंगा, है ना। आप गन शॉट सीरीज को देखना, है ना। गन शॉट सीरीज को देखने के बाद आप पीवाईक्यूज लगाना, ठीक है। और आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब गन शॉट सीरीज को देखने के बाद आपसे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि आपको नहीं आता हो, ठीक है। तो मैं सारे टॉपिक्स को 1 घंटे में पूरा कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से आपको लेक्चर को सुनना है और सुनने के बाद आपका एक ही काम होना चाहिए, वो क्या है, पीवाईक्यूज लगाना, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना प्रमोशन मार देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप 2023 बैच के स्टूडेंट है ना, यानी कि अभी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम आने वाली है, तो आप सभी के लिए मैंने आपकी एग्जाम नजदीक आ रही है उसी चीज को देखते हुए मैंने बीएमएस फर्स्ट ऑफ कंप्लीट कोर्स है ना, इस कोर्स में क्या किया है, 30% ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ठीक है। आप जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर बीएमएस फर्स्ट ऑफ कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो आप जैसे ही उस कोर्स में जाएंगे तो वहां पर बेच 2023 कूपन कोड मिलेगा। इस कूपन कोड का आप जैसे अप्लाई करते हैं तो आप सभी के लिए बेच का जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से क्या हो जाएगा, 30% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और वो प्राइस कम होकर लगभग कितना हो जाएगा, 2880 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो इतने कम प्राइस में आप बीएमएस फर्स्ट क्रॉप का कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कोर्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मान लो 2024 बैच के स्टूडेंट है तो आपको ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सुश्रुत 2.0 कोर्स को आपको चेक करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही कोर्स में जाएंगे वहां पर पेमेंट करेंगे, वहां पर मैंने फ्री डेमो लेक्चर भी अपलोड कर रखे, तो आप सबसे पहले उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को सेपरेट सब्जेक्ट में लेना है, जैसे कि बात करते हैं किसी किसी को ये रहता है ना कि मेरे को सिर्फ संस्कृत पढ़ना है, बाकी सब तो मेरे को आता है, ठीक है। तो आप संस्कृत जो कि मैंने अलग से कोर्स लॉन्च कर रखा है ना, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। अगर किसी को सिर्फ पदार्थ विज्ञान लेना है तो आपके लिए मैंने अलग से वहाँ पर कोर्स लॉन्च किया है। अगर किसी को सिर्फ रचना शरीर लेना है तो उसके लिए भी वहाँ पर कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी लॉन्च किया है, तो आप चेक कीजिए। एप्लीकेशन है आयुर्वेदा विंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो ये मेरा नंबर है ना, ये मेरा नंबर है ना। इस नंबर पर आप मेरे को क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो मेरी इंस्टा आईडी जो कि क्या है, @अमन_जायसवाल 30, ये मेरी क्या है, इंस्टा आईडी है। तो इस आईडी पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके सारे डाउट को पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक आयुर्वेदा विंग्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं स्टडी से रिलेटेड सारे मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे मैंने सोशल मीडिया के आपको लिंक्स बता दिए और कोर्स के बारे में थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और संस्कृत का पहला चैप्टर जो कि क्या है, संस्कृत वर्ण परिचय, है ना। जो कि क्या है, संस्कृत वर्ण परिचय, है ना। संस्कृत वर्ण परिचय स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ, है ना,
अगर मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम इस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, इस चैप्टर से, है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम इस चैप्टर से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का, ठीक है। और इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्मेट में आएंगे? एमसीक्यू के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर से सिर्फ क्या पूछेगा? 5 एमसीक्यू पूछेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये 1 घंटे का लेक्चर देखते हैं तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी लेक्चर की स्पीड हाई रहेगी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ लिया है और आप अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिविजन करने आए हैं। हालांकि फिर भी मैं सारी चीज़ों को शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए संस्कृत वर्ण परिचय, तो यहाँ पर जो वर्ण दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है ना। तो वर्ण, वर्ण की डेफिनेशन आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है ना। जैसे कि बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ अ, तो अ क्या है? एक वर्ण है ना। चूंकि ये वर्ण है इसका मतलब ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इस वर्ण को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आपको बुक में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी डेफिनेशन इसकी, ठीक है, कि मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर हम हिंदी भाषा में देखें तो ये वर्ण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी या संस्कृत भाषा में देखें तो ये वर्ण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा? स्वर, एक तो क्या हो जाएगा? स्वर, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका व्यंजन, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? आपका व्यंजन, ठीक है। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से पाए जाने का मतलब क्या हो जाएगा? कि इनका उच्चारण करने के लिए आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ती है। वह अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इनका उच्चारण करने के लिए आपको किसी अन्य वर्ण पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे कि बात करते हैं व्यंजन जो होते हैं इनका उच्चारण करने के लिए आपको स्वर पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क क क्या है? एक व्यंजन है। तो क कुछ इस प्रकार से नहीं पाया जाता है। क व्यंजन जो होता है वो कैसा होता है? अर्धमात्रिक होता है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क है ये क्या है? एक व्यंजन है। अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको इस अ की सहायता लेना पड़ेगी, इसीलिए ये क्या है? व्यंजन है, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं व्यंजन की बात करता हूँ तो टोटल व्यंजन कितने पाए जाते हैं? टोटल व्यंजन कितने पाए जाते हैं? टोटल व्यंजन 33 पाए जाते हैं। तो कौन कौन से? तो कु वर्ग, है ना, कु वर्ग के सारे वर्ण, है ना, चु वर्ग के सारे वर्ण, है ना फिर क्या आ जाएगा? टू वर्ग के सारे वर्ण, है ना, कु वर्ग, चु वर्ग, है ना, टू वर्ग के सारे वर्ण, फिर टू वर्ग के सारे वर्ण, और क्या जाएगा? पू वर्ण के सारे वर्ण, ठीक है। इसके अलावा क्या जाएगा? य व र ल, हाँ, य व र ल, और श श श ह। ये सारे क्या होते हैं आपके? ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? 33 व्यंजन है। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? हम हल भी बोल देते हैं। जब हम प्रत्याहार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्वर की बात करते हैं तो स्वर जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, रिल, री, है ना, ए, ओ, ऐ और औ, ठीक है। इस प्रकार से 9 स्वर होते हैं और इन स्वरों को क्या बोला गया? इन स्वरों को क्या बोला गया? इन स्वरों को अच भी बोल दिया जाता है। क्यों बोलते हैं? तो हम प्रत्याहार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये कुछ बेसिक था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? माहेश्वरी सूत्र, है ना, माहेश्वरी सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? माहेश्वरी सूत्र, ठीक है। इस टॉपिक से 2 से 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संस्कृत का एक प्रकार से ये बेसिक है। माहेश्वरी सूत्रों को संस्कृत वर्ण परिचय, संस्कृत वर्ण भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये एकदम बेसिक है। अगर आपको माहेश्वरी सूत्र आएगा तो आपको संधि आएगी, है ना, और बाकी संस्कृत की बात करते हैं तो वो पूरा इस पर ही डिपेंड करता है, यानी कि एक प्रकार से संस्कृत का बेसिक है। तो आपको माहेश्वरी सूत्र क्या होता है ना,
और माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं, और पूरा माहेश्वरी सूत्र जो इसकी पूरी लिस्ट जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर टेबल पे लिखूंगा, है ना, मतलब बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ माहेश्वरी सूत्रों को सारा याद कर लेना, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि माहेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो देखिए माहेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हुई थी, है ना, कुछ इस प्रकार से हुई थी। क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने, है ना, ब्रह्मा जी ने संस्कृत व्याकरण का ज्ञान किसको दिया, है ना, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने संस्कृत व्याकरण का ज्ञान किसको दिया, भगवान शंकर को दिया, है ना, किसको दिया, भगवान शंकर को दिया, ठीक है। फिर भगवान शंकर ने क्या किया, है ना, भगवान शंकर ने यह संस्कृत व्याकरण का ज्ञान किसको दिया, पाणिनि जी को दिया, है ना, किसको दिया, पाणिनि जी को दिया, ठीक है। कहानी सुनिए आप, कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि अगर आप संस्कृत जगत में देखेंगे तो संस्कृत जगत में क्या होता है, मेन 3 ऋषि मुनियों का नाम आता है। एक तो क्या है, पाणिनि, है ना, एक तो क्या है, पाणिनि, ठीक है। दूसरा क्या है, कात्यायन, कात्यायन, ठीक है। और तीसरा क्या है, पतंजलि, तीसरा क्या है, पतंजलि ठीक है। तो इन तीनों में से सबसे उत्कंठित जो छात्र थे, सबसे होशियार जो छात्र थे, वो कौन से, पाणिनि जी, है ना। पाणिनि जी ने ये सोचा कि चलो एक ग्रंथ लिखा जाए, और ग्रंथ लिखने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो फिर वो ज्ञान प्राप्त करने चले गए, है ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर की तपस्या करी। तो जहां पर वो तपस्या करने गए थे, तो उनके ठीक पास में ही कई सनक आदि ऋषि मुनि भी क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, है ना। और आप सभी को बताए, जब आप अच्छी संगति में रहते हैं, ठीक है, जब आप क्या कहते हैं, अच्छी संगति में रहते हैं, तो अच्छी संगति का आप पर भी क्या पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो पाणिनि जी जब वहां पर तपस्या करने गए थे, तो उनके पास में ही कुछ सनक आदि ऋषि मुनि भी क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो उन सनक आदि ऋषि मुनि जो थे, उनकी तपस्या से भगवान शंकर क्या हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे। और आप सभी को पता है, जब भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, डमरू वादन करते हैं, डमरू बजाते हैं, ठीक है। तो जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तो भगवान शंकर क्या करने लगे, डमरू वादन करने लगे। जैसे ही भगवान शंकर डमरू वादन करने लगे, तो उनसे जो ध्वनियां निकली, तो उन सारी ध्वनियों को पाणिनि जी ने क्या कर दिया, क्रमबद्ध कर दिया। भगवान शंकर ने 2 खंडों में डमरू वादन किया, है ना। भगवान शंकर ने क्या किया, भगवान शंकर ने 2 खंडों में डमरू वादन किया, ठीक है। पहली बार तो उन्होंने क्या किया, पहली बार तो उन्होंने 9 बार डमरू बजाया, और दूसरी बार उन्होंने 5 बार डमरू वादन किया। और फिर इस तरह से जो ध्वनियां निकलती, उन ध्वनियों को पाणिनि जी ने क्या कर दिया, क्रमबद्ध कर दिया। क्योंकि भगवान शंकर ने 2 खंडों में डमरू बजाया, पहली खंड में 9 बार, दूसरे खंड में 5 बार, इस तरह से टोटल 14। इस तरह से क्या हुआ, टोटल 14 बार उन्होंने क्या किया, डमरू बजाया, है ना। और इन 14 बार जब शंकर जी ने डमरू बजाया, तो उनसे जो ध्वनियां निकली थी, उन ध्वनि को क्या किया, पाणिनि जी ने क्रमबद्ध कर दिया। और इस तरह से क्या हुआ, 14 माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, 14 माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि भगवान शंकर के डमरू वादन करने से माहेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं, माहेश्वरी सूत्र बोल देते हैं। क्योंकि भगवान शंकर को हम क्या बोलते हैं, महेश भी बोलते हैं, है ना। माहेश्वरी सूत्र किसने दिया, पाणिनि जी ने दिया, इसीलिए इस माहेश्वरी सूत्रों को हम क्या कह देते हैं, पाणिनि सूत्र भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, पाणिनि सूत्र भी बोल देते हैं, ठीक है। ये जो माहेश्वरी सूत्र है, इनका प्रत्याहार निर्माण में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे प्रत्याहार सूत्र भी बोल देते हैं। प्रत्याहार निर्माण सूत्र या प्रत्याहार सूत्र भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे नाम किसके, माहेश्वरी सूत्र के। टोटल माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, टोटल माहेश्वरी सूत्र 14 है, ठीक है। तो वो 14 माहेश्वरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आपके सामने बोर्ड पर फटाफट वो 14 माहेश्वरी सूत्र लिखता हूँ। आई होप आप सभी को पता होगा, है ना। 1 साल हो गया, नहीं 1 साल क्या, करीबन 1.5 साल के लगभग हो गया आप सबको पढ़ते पढ़ते, तो अब तक तो आई होप याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए जिसको नहीं याद हुआ है वो फटाफट मेरे साथ याद कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले फटाफट लिखना, ठीक है। तो माहेश्वरी सूत्र जो है 14, वो क्या क्या है, तो अब देखिए यहाँ पर है ना, अ ई उ न, है ना, रिल री क, ए ओ अंग,
है ना, ऐ औ च, ह य व र ट, ल न, है ना, य अंग ण न म, झ भ य, है ना, ग ढ ध ग ढ ध स, है ना, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ, ख फ छ ठ, थ च ट त व, है ना, क प य, फिर स स श र और ह ल। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह से ये क्या है, 14 माहेश्वरी सूत्र है। ठीक है, और ये जो माहेश्वरी सूत्र आपको जो 14 दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से ये जो अंतिम हल वाले वर्ण है, इनको मैं कुछ गोलाक कर देता हूँ उनके ऊपर, है ना। ये जो अंतिम हल वाले वर्ण है, इनको बाकी सबसे अलग करता हूँ। एक बार अलग करने का रीजन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, है ना, इनको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र है, 3 माहेश्वरी सूत्र में ये जो अंतिम हल वर्ण है ना, ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम ये जो हल वर्ण है, इन सब की कौन से सूत्र से, है ना, सूत्र याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। इन सब की कौन से सूत्र से, इन सब की हलंत्यम सूत्र से, कौन से सूत्र से, इन सब की हलंत्यम, एक मिनट, है इन सब की कौन से सूत्र से, तो इन सब की, है ना, इन सब की कौन से सूत्र से, इन सब की हलंत्यम सूत्र से, ये सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इन सब की हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। यानी कि ये जो हलंत्यम क्या है, ये जो हलंत्यम क्या है, तो ये जो हलंत्यम है ना, ये जो हलंत्यम है, ये क्या है, इत संज्ञक, है ना, ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या है, दिस सूत्र इज इत संज्ञक, है ना, इत संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र है। ये संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र है ना, विधायक सूत्र है। यह सूत्र क्या बोलता है, यह सूत्र यह बोलता है कि माहेश्वरी सूत्रों में आने वाले अंतिम हल वर्ण है, उन सब की कौन सी संज्ञा होती है, उन सब की इत संज्ञा होती है। ठीक है, कौन सी संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है। यानी कि जो हलंत्यम सूत्र है, ये क्या है, इत संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और सूत्र आता है ना, उसके बाद एक और सूत्र आता है जो कि क्या है, तस्य लोपः, है ना, जो कि क्या है, तस्य लोपः। और इस सूत्र से क्या हो जाता है, इन इत संज्ञक वर्णों की क्या हो जाती है, इन इस संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। यानी कि जब आप क्या करते हैं, प्रत्याहार निर्माण करते हैं, तो ये जो जितने भी इस संज्ञक वर्ण है, उनको प्रत्याहार निर्माण में नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से पहला सूत्र हमने क्या देखा, हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र क्या है, ये इस संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया, है ना, मान लो क्वेश्चन 1, है ना, आ गया, इस संज्ञक, है ना, क्या पूछ लेगा, इत संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र है, इस संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र है ना, विधायक सूत्र है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, है ना। पहला ऑप्शन में आपको दे दिया, मान लो आदिर अंत्यन संहिता दे दिया ना, आपको मान लो क्या देते हैं, आदिर अंत्यन संहिता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया तस्य लोपः, है ना, तस्य लोपः, ये दे दिया। ठीक है, है ना, तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे दिया, तीसरा ऑप्शन जो है, जो क्या है, हलंत्यम, ये दे दिया, हलंत्यम। ठीक है, तो इस संज्ञा विधायक सूत्र है, तो आपको फिर टिक किस पर लगाना है, आपको टिक इस सी वाले पर लगाना है। यानी कि हलंत्यम सूत्र क्या है, इस संज्ञा विधायक सूत्र है। यानी कि ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है
कि ये जितने भी माहेश्वरी सूत्र है, तो इन माहेश्वरी सूत्रों में ये जो अंतिम हल वर्ण है, इन सबका कौन से सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है। और फिर हलंत्यम के बाद सूत्र आता है जो कि क्या है, तस्य लोपः, और उस सूत्र से क्या होता है, इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है यानी कि जब आप क्या करते हैं, प्रत्याहार निर्माण करते हैं, तो इन इत संज्ञक वर्णों को नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है, तस्य लोपस्य सूत्र से लोप हो जाता है। ठीक है। अब देखो माहेश्वरी सूत्र से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछ लेगा, है ना। कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, है ना, लिख लो आप इसको। पहला क्वेश्चन आपसे कैसे बन सकता है कि टोटल इत संज्ञक वर्ण है ना, टोटल इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है ना। तो टोटल माहेश्वरी सूत्र कितने, टोटल माहेश्वरी सूत्र 14 है। ठीक है। तो जब 14 माहेश्वरी सूत्र है तो ऑब्वियस सी बात है टोटल इसंज्ञक वर्ण कितने होंगे, तो टोटल इसंज्ञक वर्ण वो भी कितने होंगे, 14 होंगे। लेकिन किसी किसी बुक में आपको 15 इसंज्ञक वर्ण भी देखने को मिलता है। ठीक है। और जो 15वां वाला इसंज्ञक वर्ण कौन सा है, तो 15वां वाला इसंज्ञक वर्ण है कौन सा, ये लण आपको दिखाई दे रहा है, लण, ये जो लण आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो लण आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच में क्या है, जो ऋस्व अ है, ऋस्व अ है, इसको क्या माना है, इसको भी इत संज्ञक वर्ण माना है। तो 14 तो आपको ये आसानी से दिखाई दे रहा है, ये तो है, लेकिन इसके अलावा जो लण के बीच में ऋस्व अ है, इसको भी क्या माना है, इत संज्ञक माना है। इसीलिए टोटल इत संज्ञक वर्ण या तो 14 होंगे, अगर ऑप्शन में 14 नहीं रहे और 15 रहे तो आपको क्या मार्क आना है, 15 मार्क आना है ना। तो ये ऋस्व अ को इस संज्ञक क्यों बनाया गया, तो इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है कि एक प्रत्याहार है, रेफ प्रत्याहार, इसके बीच में है ना, रेफ प्रत्याहार है, और इसके बीच में क्या होता है, दो वर्ण आता है, एक तो क्या होता है र, और दूसरा क्या आता है, ल। ठीक है। तो इस रेफ प्रत्याहार को बनाने के लिए ल और न के बीच में, है ना, ल और न के बीच में ये जो ऋस्व अ है, इसको भी क्या माना है, इस संज्ञक वर्ण माना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो टोटल इस संज्ञक वर्ण कितने, इस पर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, तो दूसरा क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा कि माहेश्वरी सूत्रों में, है ना, माहेश्वरी, कल मैं आपको फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं एकदम मोटा मोटा बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा पूछ लेगा कि माहेश्वरी सूत्रों में, है ना, माहेश्वरी सूत्रों में कौन से इत संज्ञक वर्ण, है ना, कौन से इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, कौन सा इत संज्ञक वर्ण, कौन से इत संज्ञक वर्ण 2 बार आए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा है, कौन सा देखिए आप, देखिए माहेश्वरी सूत्र में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया, तो देखिए यहाँ पर एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ण और एक ये ण, तो ये 2 इत संज्ञक वर्ण, यानी कि जो ण जो है ये कितनी बार आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ण। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, है ना, तीसरा क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा कि कौन सा, है ना, कौन सा वर्ण माहेश्वरी सूत्रों में, है ना, कौन सा वर्ण माहेश्वरी सूत्रों में 2 बार आया है। अब यहाँ पर इस संज्ञा की बात नहीं करी, सिर्फ वर्ण की बात करी, कौन सा वर्ण 2 बार रिपीट हुआ है ना, कौन सा वर्ण माहेश्वरी सूत्र में 2 बार आया है। यहाँ पर इस संज्ञा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पर वर्ण की बात हो रही है। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा बताइए मेरे को, आप सभी को पता है ना, बताइए मेरे को, अगर आपको याद होगा तो। एक तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ह, और एक ये, तो ये कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। ठीक है। आपसे कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, कि माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों को कितने सूत्रों में लिया गया है, तो 4 सूत्रों में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 सूत्रों में क्या लिया गया है, सारे स्वर लिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा, है ना, उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि माहेश्वरी सूत्रों में
सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है? तो ये देखिए आप, है ना, ये देखिए आप, ये 11वां वाला जो सूत्र, ये क्या है? सबसे बड़ा सूत्र है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए, और एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, टोटल माहेश्वरी सूत्र है, ये हर बार पूछता है, तो टोटल माहेश्वरी सूत्र आप सभी को पता है कितने हैं? 14 है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को माहेश्वरी सूत्र समझ में आ गया होगा। और ये दो सूत्र भी आ गए होंगे आपको। हलंत्यम, हलंत्यम क्या है? इस संज्ञा संज्ञा विधायक सूत्र, यानी कि ये सूत्र क्या बोलता है कि माहेश्वरी सूत्र में आने वाले अंतिम हल वर्ण उनकी कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। फिर हलंत्यम सूत्र के बाद कौन सा सूत्र आता है? तस्य लोप या तस्य लोप से सूत्र आता है। तो इस सूत्र के इस सूत्र से क्या हो जाता है? जितने भी इस संज्ञक वर्ण है उनकी क्या हो जाती है? उनका क्या होता है? लोप हो जाता है, यानी कि प्रत्याहार निर्माण करते हैं तब हम इस संज्ञक वर्णों को नहीं लेते हैं। जब हम प्रत्याहार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मैं प्रैक्टिकल रूप से इसको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद टोटल इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? तो 14 होते हैं, किसी किसी बुक में 15, मैंने 15वें का भी रीजन बता दिया आपको। ठीक है, चलिए, तो अगर आप टोटल इस संज्ञक वर्ण 14 मानेंगे तो टोटल प्रत्याहार कितने बनेंगे? 42 बनेंगे। और अगर आप 15 संज्ञक वर्ण मानेंगे तो टोटल प्रत्याहार कितने बनेंगे? 43 बनेंगे। एक ये क्वेश्चन पूछता है कि टोटल प्रत्याहार कितने बनाए जाते हैं, तो माहेश्वरी सूत्रों से, तो टोटल 42। कभी कभी 42 नहीं होता है, 43 होता है, तो 43 को मार के आना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे, है ना। तो ये हमारा माहेश्वरी सूत्र हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बाकी मैं कल और प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, लाइव यूट्यूब पर आऊंगा। ठीक, चलिए, अब हम क्या करते हैं? माहेश्वरी सूत्र हो गया। हाँ, चलिए, अब हम बात करते हैं प्रत्याहार। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? प्रत्याहार, है ना, प्रत्याहार। ठीक है, तो प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार क्या होता है? तो संक्षेपीकरण, है ना, संक्षेपीकरण करने को ही क्या बोला गया है? प्रत्याहार कहा गया है ना। क्या करना? संक्षेपीकरण, यानी कि किसी भी बड़ी चीज को क्या करना? संक्षेप में करना, यानी कि शॉर्ट करना, उसे ही क्या कहा गया है? प्रत्याहार कहा गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लेता हूं एक प्रत्याहार जो कि क्या है? अच है। इसमें इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो अच प्रत्याहार में क्या आता है? अ, ई, उ, रिल, है ना, री, ए, ओ, आई, आओ, है ना, इतने सारे वर्ण आते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पर आपको कितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर आपको 9 दिखाई दे रहे हैं। एक प्रकार से क्या है? बड़ी चीज है, इसको हम क्या कहते हैं? इनको, ये सारे क्या है? स्वर है। ठीक है, तो इन बड़ी चीज को क्या करना? इस बड़ी चीज को संक्षेप करना, छोटा करना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, प्रत्याहार निर्माण करने के लिए, है ना, प्रत्याहार निर्माण करने के लिए जो सूत्र है ना, प्रत्याहार निर्माण करने के लिए जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र है? वो सूत्र है आदिर अंत्यन संहिता। मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र ये भी, है ना, याद कर लो आप। सूत्र का नाम क्या है? आदिर अंत्यन, है ना, आदिर, है ना, सूत्र का नाम क्या है? आदिर अंत्यन, आदिर, है ना, सूत्र का नाम क्या है? आदिर अंत्यन, आदिर अंत्यन संहिता, है ना। यह सूत्र क्या कहता है? तो इस सूत्र को समझने के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है ना, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप यह सूत्र को समझ जाते हैं तो प्रत्याहार निर्माण करना आप सभी के लिए एकदम आसान हो जाएगा, है ना। तो आदिर अंत्यन संहिता जो है, इस सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस सूत्रों को आप समझिए। इस सूत्रों को समझने के लिए मैं थोड़ा इस सूत्रों को तोड़ता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इस सूत्रों को तोड़ेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? आदि, आदि ह, र का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, है ना, आदि ह अंत्येन, आदि ह अंत्येन, इसको तोड़ेंगे सह इता, सह इता। ठीक है, इता, तो यहाँ पर इता, इता यानी कि इत संज्ञक वर्ण। इता का मतलब क्या हो जाएगा? इता का मतलब हो जाएगा इत संज्ञक वर्ण। ठीक है, इत संज्ञक वर्ण, है ना। अंत्यन, अंत्यन का मतलब क्या होता है? अंत्यन का मतलब होता है अंतिम, है ना। सह, सह का मतलब क्या होता है? साथ। ठीक है, और आदि, आदि आदि वर्ण, क्या हो जाएगा? आदि वर्ण। तब इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ये क्या बोल रहा है? ये सूत्र ये बोल रहा है, ये सूत्र ये बोल रहा है कि इत संज्ञक वर्णों के साथ, है ना, इत संज्ञक वर्णों के साथ
है ना। क्या बोला है ये सूत्र, क्या बोल रहा है कि माहेश्वरी सूत्रों में स्थित अंतिम इत संज्ञक वर्णों के साथ अगर आदि वर्ण जोड़ दिया जाता है तो किसकी सिद्धि हो जाती है, प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है, या प्रत्याहार का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्या बोला मैंने, देखो सूत्र क्या है, आदि अंतेन सह इथा। अगर आप इसको समझेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि माहेश्वरी सूत्रों में स्थित अंतिम इत संज्ञक वर्णों के साथ अगर आप आदि वर्ण जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है ना। इसको आप प्रैक्टिकल रूप से समझिए, यह सूत्र आप समझ गए तो प्रत्याहार बनाना आप सबके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, मैं प्रत्याहार लिखता हूँ, है ना। जैसे कि मैं माहेश्वरी सूत्र लिखता हूँ, है ना, अ ई उ न, है ना, रिल री क, ए ओ अंग, है ना, और आई औ च। ठीक है, तो लास्ट माहेश्वरी सूत्रों में लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, इत संज्ञक वर्ण है ना, ये संज्ञक वर्ण है। ठीक है, कौन से सूत्र से, हलंतम सूत्र से। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पर क्या बोला सूत्र में कि माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम में स्थित जो इत संज्ञक वर्ण है उनके साथ आदि वर्ण जोड़ देते हैं तो प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। चलिए हम कोई सा एक इत संज्ञक वर्ण लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक इत संज्ञक वर्ण ले लिया, जो कि क्या ले लिया, क को ले लिया। ठीक है, तो अब क के आदि वर्ण कौन कौन से, तो क से पहले जितने भी वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण को छोड़ देना, है ना, तो क से पहले जितने भी वर्ण है वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके आदि वर्ण हो जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं री, री, उ, ई, अ, 1 2 3 4 5, यानी कि ये पांच क्या है, इस संज्ञक वर्ण के आदि वर्ण है। तो इन पांचों को, इन आदि वर्ण को अगर आप इस संज्ञक वर्ण के साथ जोड़ देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं अवर्ण को जोड़ता हूँ, है ना, और जैसे मान लो मैं अवर्ण को जोड़ा इसके साथ तो अक प्रत्याहार का निर्माण हो गया। जैसे कि मैं इसके साथ ई वर्ण को जोड़ता हूँ तो इक प्रत्याहार का निर्माण हो गया। जैसे कि अगर मैं उ वर्ण को जोड़ता हूँ तो उक प्रत्याहार का निर्माण हो गया। जैसे कि मैं री जोड़ देता हूँ तो रिक प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो मैं री आदि वर्ण को जोड़ देता हूँ तो रिक प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। तो क्या बोल रहा है ये सूत्र, आदि अंतेन सह इता, यानी कि अगर आप क्या करते हो, माहेश्वरी सूत्र में स्थित अंतिम वर्णों के साथ इस संज्ञक वर्ण को जोड़ देते हो तो किसका निर्माण हो जाता है, प्रत्याहार का निर्माण। सॉरी, क्या बोला मैंने, अंतिम में स्थित इस संज्ञक वर्णों के साथ अगर आप आदि वर्ण को जोड़ देते हो तो किसका निर्माण हो जाता है, प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए। ठीक है, वैसे ही जैसे कि मान लो मैं क्या ले लेता हूँ, जैसे कि मैं न ले लेता हूँ, है ना, न इस संज्ञक वर्ण ले लेता हूँ तो इसके आदि वर्ण क्या क्या है, तो एक तो यहाँ पर आपको अ दिखाई दे रहा है, एक ई दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, उ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब आप ई को भी जोड़ सकते हैं, अ को भी जोड़ सकते हैं, उ को भी जोड़ सकते हैं। तो मैंने मान लो अ को जोड़ दिया, ठीक, अब मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, अ आदि वर्ण को जोड़ दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पर अन प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ, इस ण के साथ ई को जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इन प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। अगर मैं इस ण के साथ उ को जोड़ देता हूँ तो उन प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए, अगर आप साल भर पढ़ के आए हैं तो आप मेरे को ये बताइए कि जो मैंने इन और उन लिखा है ये सही है कि गलत है, बोर तो नहीं हो रहे ना, है ना। तो मैंने क्या बोला, ये मैंने इन और उन लिखा है, यानी कि इस ऋण के साथ इसको जोड़ा, मैंने इसके साथ इसको जोड़ा, तो ये बताइए सही है या गलत है। अगर मैं ई के साथ, मतलब इस ऋण के साथ ये जोड़ता हूँ ये वाला, और इस ऋण के साथ उ, तो ये सही है कि गलत है, बताओ मेरे को। तो ये गलत है। अब एक नोट डाउन कर लीजिए आप, है ना, एक नोट, ये नोट डाउन कर लीजिए कि अगर अन प्रत्याहार पूछता है ना, ये नोट डाउन कर लो आप, अगर अन प्रत्याहार पूछता है तो आपको क्या करना है, ये पहला वाला ऋण लेना है, पहला वाला ऋण लेना है। ठीक है, और अगर आपको आपसे इन और उन प्रत्याहार पूछता है तो आपको ये वाला ऋण लेना है। आपको फिर जो हमने पहले देखा ना, हमने देखा था ना, ऋण जो है 2 बार रिपीट हुआ है। तो अगर मान लो आपसे इन या उन प्रत्याहार का पूछता है
तो आपको ये वाला न नहीं लेना, आपको फिर ये वाला न लेना है, याद कर लेना आप, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, अगर अगर मान लो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, देखो प्रत्याहार निर्माण तो सीख गए ना आप, सीख गए होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से कुछ इस प्रकार से पूछता है कि जैसे आपसे पूछ लिया कि अन प्रत्याहार में टोटल वर्ण है, तो देखिए यहाँ पर अन प्रत्याहार में टोटल वर्ण क्या हो जाएगा, तो आपको माहेश्वरी सूत्र बनाना है, फिर आपको देखना है कि इस संख्या का वर्ण क्या यहाँ पर न है, तो न देखिए, न से पहले कौन कौन से आदि वर्ण है, तो अ ई उ, तो यहाँ पर क्या जाएगा अ ई और उ, यानी कि यहाँ पर अन प्रत्याहार में टोटल 3 वर्ण है ना। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया कि इन प्रत्याहार जो है ना, इन प्रत्याहार में टोटल वर्ण है, तो यहाँ पर बच्चे क्या करते पता है, इसको देख लेते हैं, ईण, इस संख्या का वर्ण यहाँ पर क्या है, तेरह न, और इसका आदि वर्ण क्या है उ और ई, तो टोटल 2 मार आते हैं। लेकिन ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्यों, मैंने क्या बोला, अगर इन प्रत्याहार पूछता है तो पहला वाला न नहीं लेना है, दूसरा वाला न लेना है, ठीक है। तो आप इसको लेंगे तो इसके आदि वर्ण क्या क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। आई बात समझ में, है ना। सॉरी, अ नहीं आएगा, ई तक लेंगे, है ना, ई तक आएगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, इन प्रत्याहार में टोटल 13 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे उन प्रत्याहार पूछता है तो पहला वाला न लेना है, आपको दूसरा वाला लेना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल उन प्रत्याहार में कितने वर्ण हो जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे, कितने, 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपको मतलब ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया कि झस प्रत्याहार जो है, झस प्रत्याहार में कितने वर्ण है ना। जैसे मान लो आपसे क्या पूछ लिया, झस प्रत्याहार में कितने वर्ण है, यहाँ पर इस संज्ञा का वर्ण क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये श दिखाई दे रहा है। तो देखिए माहेश्वरी सूत्र में श इस संज्ञा का वर्ण का है, ये रहा है ना, ये वाला जिसको आप देखा है ना, और झ कहाँ है, झ ये रहा, तो गिन लो आप, है ना। इसके पहले आदि वर्ण क्या क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस संख्या वर्णों को नहीं लेना है, क्योंकि तस्य लोप से इन सबको क्या लोप हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, मैंने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 9 और 10 हो जाएगा, तो 10 प्रत्याहार में टोटल 10 वर्ण हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया इक प्रत्याहार में कितने वर्ण है ना, इक प्रत्याहार में कितने वर्ण है ना, तो क इस संख्या का वर्ण कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, तो इसके आदि वर्ण आप गिन लो, बीच में आने वाले इस संख्या के वर्ण को हटा दो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, एक प्रत्याहार जो है, एक प्रत्याहार जो इसमें टोटल 4 वर्ण हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे को लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ और ज्यादा बताने की जरूरत है, ठीक है। प्रत्याहार से एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक और क्वेश्चन आ जाता है, और वो क्वेश्चन क्या आता है, वो क्वेश्चन ये आता है ना, वो क्वेश्चन ये आता है कि टोटल प्रत्याहार का निर्माण कितना किया जा सकता है माहेश्वरी सूत्र से। तो अगर आप 14 इस संख्या का वर्ण लेंगे तो 42, और अगर मान लो आप 15 इस संख्या का वर्ण लेंगे तो टोटल प्रत्याहार का निर्माण कितने कर सकते हैं हम, 43 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, आदि और अंत्यन संहिता। आपसे पूछ लेगा प्रत्याहार निर्माण करने के लिए जो सूत्र है तो वो कौन सा है, आदि और अंत्यन संहिता है, ठीक है। तो ये सूत्र अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्रत्याहार बना लोगे। और बार बार क्वेश्चन पूछता है कि एक पर्टिकुलर आपको प्रत्याहार दे देगा, बताइए उसमें कितने वर्ण है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि एक और उदाहरण आप देख लीजिए, है ना, जैसे कि एक और उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे कि आपको मान लो क्या बोल दिया, है ना, जैसे कि आपको मान लो बोल दिया ऋग, है ना, जैसे कि आपको बोल दिया एच प्रत्याहार दे दिया, है ना, जैसे कि आपको मान लो एच प्रत्याहार दे दिया, बताइए इसमें कितने वर्ण है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर च इस संख्या कौन दिखाई दे रहा है, तो च कहाँ है, ये रहा, है ना, बस, और पहला क्या दिखा ए, ये रहा ए, है ना। तो गिन लो यहाँ पर इसके कितने वर्ण है, तो 1 2 3 4, और बीच में इस संख्या वर्ण वालों का लोप हो जाता है तो उनको नहीं गिनना है, तो 1 2 3 4, इस प्रकार से एच प्रत्याहार में टोटल 4 वर्ण हो जाएंगे। आई बात समझ में, आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है। अब आपको 1 साल हो गया तो आ ही गया होगा, ठीक। अब ज़्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम, क्योंकि हमको पूरा चैप्टर 1 घंटे में कवर करना है, ठीक है। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, प्रत्याहार हो गया है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है जो कि क्या है, उच्चारण स्थान, है ना, उच्चारण स्थान, है ना, उच्चारण स्थान, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए आप, है ना। अब देखो एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ ना, माइक माइक चल रहा है, ठीक, ठीक है, कैमरा कैमरा भी बोल रहा है, ठीक। चलिए, उच्चारण स्थान मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कभी कभी एक एमसीक्यू पूछ जाता है। कल मैं जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान क्या होता है,
तो वर्णों के उत्पत्ति स्थल को ही क्या कहा गया, उच्चारण स्थान कहा गया। अब आप बोलोगे कि सर हम मुख से तो उच्चारण करते हैं सभी वर्णों को, तो बिल्कुल सही है, मुख से तो हम उच्चारण करते हैं, लेकिन आप सभी को बताएं मुख में कई सारे अवयव है। जैसे कि अगर हम पाणिनि जी की बात करें तो पाणिनि जी ने, है ना, पाणिनि जी ने पाणिनि जी ने कितने स्थान बताए हैं, टोटल 8 स्थान बताए हैं। यानी कि वर्णों का आप कहाँ कहाँ से उच्चारण कर सकते हो, है ना। यानी कि वर्णों का उच्चारण स्थान कितने बताए पाणिनि जी ने, 8 बताए। जैसे कि सबसे पहला हृदय हो गया, है ना, हृदय हो गया। जैसे कि मुख में कई सारे अवयव होते हैं, जैसे कि बात करते हैं कंठ हो गया, जैसे कि बात करते हैं तालु हो गया, है ना, जैसे कि बात करते हैं मूर्धा हो गया, है ना, जैसे कि बात करते हैं जिह्वा हो गया, है ना, जैसे कि बात करते हैं ओष्ठ हो गया, है ना, जैसे कि बात करते हैं नासिका हो गई, ठीक है, नासिका हो गई, जैसे कि बात करते हैं दंत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पाणिनि जी ने 8 उच्चारण स्थान बताए, ठीक है। तो मुख से क्या जाएगा, वर्णों के उत्पत्ति स्थल को क्या कहते हैं, हम उच्चारण स्थान कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम मुख से क्या करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं। और आप सभी को पता है मुख में कई सारे अवयव होते हैं, ठीक है। तो मुख में जो भी अवयव है, तो मुख में जो भी अवयव है, तो उन अवयवों में से किसी वर्ण का उच्चारण करने में जिस अवयव का सबसे अधिक उपयोग होता है, तो वही उस वर्ण का क्या हो जाता है, उच्चारण स्थान हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क वर्ण लेता हूं, सॉरी अगर मैं क्या लेता हूं, ठीक है, क ले लेते हैं, है ना। जैसे कि मैं मान लो क वर्ण लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो क वर्ण लेता हूँ, तो आप क का उच्चारण कीजिए, क, तो आप मुख से तो बोल रहे हैं, लेकिन जब आप क का उच्चारण करते समय 3 उंगलियों का अगर आपने कंठ पर रखेंगे क, तो आपको ये आभास होगा कि आपका कंठ क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ना। यानी कि जब आप क का उच्चारण करते हैं तो क के उच्चारण करने में सबसे ज्यादा जिसका उपयोग किया गया है वो क्या है, कंठ है ना। मुख में तो कई सारे अवयव है, दंत भी है, जिह्वा भी है, ओष्ठ भी है, कंठ भी है ना। लेकिन इन सारे अवयवों में किसी वर्ण का उच्चारण करने में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो वही उसका क्या हो जाता है, उच्चारण स्थान हो जाता है। जैसे कि बात करते क का उच्चारण करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो क्या कर रहा है, कंठ प्ले कर रहा है। इसका मतलब क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्णों के उत्पत्ति स्थल को ही क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। पाणिनि जी ने टोटल उच्चारण स्थान कितने माने, 8 माने हैं। आप वर्ण का उच्चारण जो हृदय से भी कर सकते हैं, कंठ से भी कर सकते हैं, है ना। तालु हो गया, मूर्धा, जिह्वा, ओष्ठ, नासिका, दंत, ठीक है। और इन सारे अवयवों में सबसे ज्यादा जिस अवयव का उपयोग किया जाता है वही उस वर्ण का क्या हो जाता है, उच्चारण स्थान हो जाता है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट था, लेकिन मेन जो है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कई सारे सूत्र दिए पाणिनि जी ने, जैसे कि बात करते हैं सबसे पहला जो सूत्र दिया वो क्या है, अकुह, है ना, क्या है, अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला गया कि अवर्ण का, है ना, क्या बोला यहाँ पर, अवर्ण, है ना, अवर्ण, इसमें रेश पर दीर्घ सब आ गया, ठीक है, प्रुत भी आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला हमने, कुवर्ग, दूसरा यहाँ पर क्या है, कुवर्ग, है ना, कुवर्ग, कुवर्ग में क्या क्या आ जाएगा, कुवर्ग में क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। इसके बाद क्या बोला यहाँ पर, विसर्ग, है ना, विसर्ग, है ना, अकुह विसर्जन यानाम कंठ। तो अवर्ण, कुवर्ग और विसर्ग, है ना। तो इस सब का, है ना, क्या बोले यहाँ पे, अकुह, है ना, विसर्ग और साथ में भी आपको ह दिखाई दे रहा है, ह, तो यानी कि हकार, ह यानी कि क्या हो जाएगा, हकार, ठीक है, हकार, है ना। तो क्या बोले यहाँ पर, अवर्ण, कुवर्ग, विसर्ग और हकार, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। यानी कि इन सब का जब आप उच्चारण करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब के उच्चारण में वो
क्या होता है कंठ। इसका मतलब कंठ, इन सबका क्या होता है उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तो पहला सूत्र ये दिया। ठीक है, दूसरा है ना, दूसरा सूत्र हम बात करते हैं है ना। दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र है, याद कर लो आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ही बोल रहा हूँ, इचुयसानाम, है ना, इचुयसानाम तालु, इचुयसानाम तालु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या लिया इस सूत्र के माध्यम से, पहला क्या बोला यहाँ पर ई वर्ण, है ना, ई वर्ण। ठीक है, चू, चू यानी कि क्या हो जाएगा चू वर्ग, क्या हो जाएगा चू वर्ग। चू वर्ग में क्या आता है च, छ, ज, झ और य। ठीक है, और फिर क्या बोला यकार, है ना, यकार और तालुक स, और क्या हो जाएगा आपका तालुक स। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु होता है। यानी कि जब ई वर्ण च वर्ग किसी वर्ण का और य और स, है ना, इन सब का अगर आप क्या करते हैं उच्चारण करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या करता है तालु करता है। यानी कि तालु इन सब का क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, है ना, इचु ये सानाम हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद जाएगा रिटूर साणाम, है ना, उसके बाद क्या आएगा रिटूर, रिटूर साणाम, है ना, रिटूर साणाम, है ना, कंठ तालु रिटूर साणाम मूर्धा, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये री वर्ण, है ना, री वर्ण टू वर्ग, है ना, टू वर्ग, है ना, क्या हो जाएगा टू वर्ग। टू वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, तो ट, ठ, ड, ढ और ण। ठीक है, उसके बाद रकार, है ना, रकार। ठीक है, रकार, और उसके बाद क्या जाएगा ये स। ठीक है, मुधाम स। तो इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है मूर्धा। यानी कि जब इनका आप क्या करते हैं इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सबके उच्चारण में वो मूर्धा। इसका मतलब क्या जाएगा इन सबका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला अगला क्या हो जाएगा ऋतुल सानाम, है ना। अगला जो सूत्र है, अगला सूत्र जो दिया पाणिनि जी ने, वो क्या दिया याद कर लो आप, मैं सही बोल रहा हूँ आपको, है ना, ऐसे याद होगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, है ना। ऋतुल सानाम, है ना, मैं आपको कल बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो ऋतुल सानाम क्या हो जाएगा ऋतुल सानाम दंतः, दंतः। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इस सूत्र का मतलब क्या हो जाएगा कि री का, है ना, री, री वर्ण, फिर तू वर्ग के वर्ण, है ना, तू वर्ग, है ना, तू वर्ग, उसके बाद ऋतु लकार, है ना, लकार। ठीक है, और स, है ना, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है दंत होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद अगला अगला सूत्र क्या दिया पाणिनि जी ने, अगला सूत्र क्या दिया, अगला सूत्र दिया, अगला सूत्र क्या दिया उप, उपध मानी, उपदमानीयानाम, उपदमानीयानाम औष्ठः, है ना, औष्ठः। ठीक है, तो इस सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो उप उपदमानिया, यानी कि उ, है ना, उ का और किसका उ का, फिर प वर्ग का, है ना, प वर्ग में क्या क्या हो जाएगा प, फ, ब, भ और म। ठीक है, इन सब का पुवर्ग। ठीक है, पुवर्ग, और फिर उपदमानीय। उपदमानीय क्या होता है, उपदमानीय की बात करते हैं तो प के आगे अगर क्या लगा हो अर्ध विसर्ग लगाओ, और फ के आगे अगर अर्ध विसर्ग लगाओ, जिसको हम क्या कहते हैं उपदमानीय कहते हैं। ठीक है, तो इन सब का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है ओष्ठ होता है। यानी कि इन सब का अगर आप क्या करते हैं उच्चारण करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या करता है ओष्ठ करता है। तो ओष्ठ इन सबका क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला अगला सूत्र क्या बोला, अगला सूत्र क्या बोला, इ अंग
ण ना नाम, नासिका नासिका च, यानी कि ये क्या बोलता है, ये सूत्र ये बोलता है कि इ का, अंग का, न का, न का, है ना, इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, च यानी कि भी, नासिका भी होती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इया की बात करता हूं तो इया की, है ना, इया की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम इया की बात करते हैं तो आप मेरे को बताइए पहले इया आपने क्या देखा, पहले इया आपने क्या देखा, पहला इया आपने कहाँ पर देखा, देखिए आप यहाँ पर, है ना, पहला इया आपने क्या देखा, ये देखिए ये, और एक हमने वहां पर देखा नासिका, है ना। तो ये इसका एक एक क्या है, तालु है, एक तो क्या है इसका उच्चारण स्थान तालु है, और दूसरा क्या हो जाएगा नासिका। एक तो क्या है इसका उच्चारण स्थान तालु है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसका नासिका हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इ का भी आपने ऑलरेडी आगे देख रखा है, तो वो तो है, लेकिन इसके अलावा इन सबका नासिका भी है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला, है ना, अगला हम बढ़ते हैं, अगला सूत्र क्या बोला, है ना, अगला सूत्र क्या बोला, अगला सूत्र दिया, है ना, अगला सूत्र क्या बोला, अगला सूत्र, है ना, अगला सूत्र एत एत, है ना, क्या बोला, एत एत दौतः, है ना, एत एत औतः, है ना, एत औतः की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एत औतः कंठ तालु, है ना, कंठ तालु। ठीक है, यानी कि ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, एक मिनट, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये सूत्र मैंने गलत लिखा है ना। इसका मतलब क्या जाएगा, इसको चल तोड़ के लिखता हूँ, इसका मतलब क्या जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एत और एत, है ना, यानी कि छोटा ए और बड़ा ए, यानी कि ए और आई, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। ठीक है, इसको अगर हम कंबाइन में लिखें तो सूत्र कुछ इस प्रकार से आएगा, एत दैत, हाँ ऐसा, ए दैत कंठ तालु, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए और आई जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, उसके बाद ये बोला ओ ओ दौत, है ना, ओ दौत, ओ औत कंठ, कंठ औष्ठ, है ना, कंठ औष्ठ। ठीक है, कंठ औष्ठ, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि छोटा ओ और बड़ा, यानी कि ओ और औ इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ औष्ठ होता है। ठीक है, उसके बाद वकारस्य, है ना, वकारस्य दंत औष्ठम, दंत औष्ठम। तो ये सूत्र क्या बोलता है, ये सूत्र ये बोलता है कि वकार जो है, वकार जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत और औष्ठ होता है। ठीक है, उसके बाद जिह्वा मूल्यस्य, है ना, जिह्वा जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, है ना, जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य क्या होता है, जिह्वा मूल्य ये होता है कि क और ख इन दोनों के आगे अर्ध विसर्ग लगा हो, इसको क्या कहते हैं, जिह्वा मूल्य बोलते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूलम होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, अनुस्वारस्य अनुस्वार, यानी कि ये जो अनुस्वार होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य नासिका, यानी कि ये जो अनुस्वार होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान के ऊपर पाणिनि जी ने अलग अलग सूत्र दिए, सारे सूत्र आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, आपसे पूछ लेगा कि अवर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान है, चार ऑप्शन दे देगा, कंठ तालु मूर्धा दंत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि ई वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको प्रैक्टिस करना है ना, कि कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, बस आपको ये सारे सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र याद होगा तो एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे आगे बढ़ते हैं, और अगला अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, अगला यहाँ पर टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि क्या है, चलो प्रयत्न देख लेते हैं, प्रयत्न,
ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, ठीक। चलिए, ऑल राइट, चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रयत्न, है ना, प्रयत्न, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, प्रयत्न, ठीक है। प्रयत्न, प्रयत्न क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है, प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, प्रयत्न का मतलब क्या होता है, प्रयास, है ना। तो वर्णों के उच्चारण करने में किए गए प्रयास में क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। इसे ही किसी किसी बुक में यत्न बोला गया है ना, क्या बोला गया है, यत्न बोला गया है, ठीक है। ये जो प्रयत्न होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये जो प्रयत्न होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा बाह्य प्रयत्न, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। अगर हम बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर हम अभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। यही एक एमसीक्यू बन जाएगा कि अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से, 4 ऑप्शन आपको दे दिए, 5, 6, 7, 8 या 11 दे दिया बीच में, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन तो यही बन गया। प्रयत्न क्या होता है, तो वर्णों का जब आप क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उस दौरान किए गए प्रयास को ही क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। 2 प्रकार का प्रयत्न होता है, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, अभ्यंतर प्रयत्न वह प्रयास होता है जब वर्ण मुख से बाहर निकले ना हो, है ना, यानी कि वर्ण मुख से बाहर निकलने से पहले किया गया प्रयास, जब वर्ण क्या होता है, मुख के अंदर ही रहता है, उस दौरान किया गया प्रयास क्या कहलाता है, अभ्यंतर प्रयत्न। जब वर्ण बाहर निकल रहे हो तो उस दौरान जो प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कोर्स को चेक कर लीजिए, वहां पर मैंने डिटेल में पढ़ाया है। क्योंकि ये गन शॉट सीरीज है, थोड़ा मैं स्पीड को बढ़ा के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, जिसको आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अभ्यंतर प्रयत्न की, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभ्यंतर, अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। तो अभ्यंतर प्रयत्न कितना होता है, अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला, है ना, सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला होता है स्पष्ट, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ईसत स्पष्ट, है ना, ईसत स्पष्ट, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ईसत विव्रत, है ना, ईसत विव्रत, ठीक है। और चौथा, चौथा क्या हो जाएगा, विव्रत, है ना, विव्रत। और पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा संव्रत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम संव्रत की बात करते हैं तो संव्रत का उदाहरण क्या है, ऋष्व, और इसको प्रयोग की दशा में उपयोग किया जाता है, प्रयोग की दशा में, याद रखना। अगर अगर आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि अ जो होता है इसका इसका अभ्यंतर प्रयत्न है, तो आपको क्या मानना है, विव्रत मानना है। क्यों, क्योंकि विव्रत जो होता है, विव्रत में सारे स्वर आ जाएंगे, है ना। विव्रत की बात करते हैं तो विव्रत का जो एग्जाम्पल है इसमें क्या आते हैं, इसमें सारे स्वर आ जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऋष्व अ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, विव्रत हो जाएगा। भले यहाँ पर संव्रत हो लेकिन तब भी आपका लगाना है, विव्रत लगाना है। लेकिन अगर मान लो ऐसा पूछ लिया कि ऋष्व अ जो होता है और ब्रैकेट में आपको दे दिया प्रयोग की दशा में, है ना, प्रयोग की दशा में उच्चारण स्थान क्या होता है, तब आपको संव्रत लगाना है। क्यों, कि ऋष्व अ जो होता है इसका प्रयोग की दशा में जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो क्या होता है, संव्रत होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्पष्ट की बात करते हैं तो स्पष्ट में क्या हो जाएगा, सारे स्पर्श वर्ण आ जाएंगे, है ना। स्पर्श वर्ण क से लगाकर म तक, क से लगाकर म तक जो 25 वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, आपके स्पर्श वर्ण होते हैं, ठीक है। ईसत स्पष्ट की बात करते हैं तो ईसत स्पष्ट में क्या हो जाएगा, है ना, ईसत स्पष्ट में क्या हो जाएगा, आपका यण प्रत्याहार आ जाएगा। यण प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से, य, व, र और ल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईसत विव्रत की तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हर्ष प्रत्याहार, हाँ, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें श
श उष्म वर्ण आ जाएंगे, इसमें सारे क्या हो जाएंगे आपके उष्म वर्ण आ जाएंगे। और उष्म वर्ण में क्या आएगा सल प्रत्यय, श श श क्या जाएगा श श श और ह, ठीक है, श श श और ह, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा इसट विवृत का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, आपसे मान लो पूछ लेगा कि क वर्ण जो है इसका अभ्यंतर प्रश्न होता है तो इस पृष्ठ आपसे पूछ लेगा कि ये जो मान लो दंती स है इसका अभ्यंतर प्रश्न क्या होता है तो इसत विवृत। अगर मान लो किसी भी स्वर में छोटा के दे दिया ई दे दिया तो ई का अभ्यंतर प्रश्न क्या होता है तो क्या जाएगा विवृत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, कल हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या बाह्य प्रश्न, है ना। अब हम क्या कहते हैं बाह्य प्रश्न। बाह्य प्रश्न का मतलब क्या होता है तो वर्ण जब मुंह से बाहर निकल रहे हो, है ना, वर्ण जब मुंह से बाहर निकल रहे हो तो उस दौरान जो प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बाह्य प्रश्न कहते हैं। कितना होता है 11 होता है। क्या क्या है बाह्य प्रश्न में, क्या क्या जाएगा, है ना, तो देख लीजिए बाह्य प्रश्न में क्या जाएगा। नंबर 1 सबसे पहले क्या होता है संवार, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा विवार। तीसरा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, संवार विवार, है ना, श्वास क्या हो जाएगा संवार विवार, है ना, श्वास नाद, है ना, घोष, श्वास नाद, है ना, घोष अघोष, ठीक है, अघोष। फिर क्या जाएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण, है ना। फिर 8वां महाप्राण, है ना, महाप्राण, ठीक है। 9वां उदात्त, है ना, उदात्त। 10वां अनुदात्त, उदात्त अनुदात्त। और 11वां क्या हो जाएगा स्वरित, स्वरित, ठीक है। तो अगर मैं उदात्त नीचे से चालू करते हैं, ठीक है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित की बात करते हैं तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित जो होता है इन सबका उदाहरण क्या है, इन सबका उदाहरण क्या जाएगा सारे स्वर, ठीक है। तो सारे स्वर जो होते हैं जितने भी स्वर है वो उदात्त भी हो सकते हैं, अनुदात्त भी हो सकते हैं और स्वरित भी हो सकते हैं, यानी कि जितने भी स्वर है तो उनका बाह्य प्रश्न क्या होगा उदात्त अनुदात्त और स्वरित होगा। आई बात समझ में। उसके बाद में अल्प प्राण की बात करता हूँ, है ना। उसके बाद अगर हम अल्प प्राण की बात करते हैं तो अल्प प्राण का क्या उदाहरण हो जाएगा तो अल्प प्राण का उदाहरण क्या हो जाएगा वर्गों का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और यण प्रत्याहार, और क्या जाएगा यण प्रत्याहार, ठीक है। तो वर्गों का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, तो पहला वर्ग लिखिए, है ना, पहला पहला वर्गों का पहला जिसके कुवर्ग, है ना, इसकी बात करते हैं कुवर्ग, है ना। कुवर्ग में क्या आता है क ख ग घ और अंग, ठीक है। चु वर्ग की बात करते हैं तो चु वर्ग में क्या जाएगा च छ ज झ य, ठीक है। फिर टू वर्ग की बात करते हैं, टू वर्ग में क्या आएगा ट ठ ड ढ ण, ठीक है। फिर टू वर्ग की बात करते हैं तो टू वर्ग में क्या आएगा त थ द ध न। पू वर्ग की बात करते हैं इसमें क्या जाएगा प फ ब भ और म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला वर्गों का पहला, अल्प प्राण का, अल्प प्राण क्या बोला वर्गों का पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां, है ना, पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां और साथ में यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार में य व र और ल, ठीक है। महाप्राण की हम बात करते हैं, है ना, महाप्राण की बात करते हैं, महाप्राण, ठीक है। तो महाप्राण का क्या उदाहरण हो जाएगा महाप्राण का उदाहरण हो जाएगा वर्गों का पहला, है ना, वर्गों का सॉरी वर्गों का दूसरा, है ना, वर्गों का दूसरा और 5वां वर्ण और कौन सा प्रत्याहार तो कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा आपका सल प्रत्याहार हो जाएगा, ठीक है, सल प्रत्याहार। तो दूसरा और 5वां सॉरी दूसरा और चौथा वर्ण वर्गों का क्या हो जाएगा महाप्राण में क्या हो जाएगा वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, है ना, दूसरा और चौथा वर्ण और सल प्रत्याहार, ठीक है।
तो दूसरा दूसरा वर्ण कौन कौन सा है, देखिए आप यहाँ पर वर्गों का, ये दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, ठीक है। तो इस प्रकार दूसरा चौथा और साथ में शल प्रत्यय, शल प्रत्यय में रहेगा श श श और ह, ठीक है, स स स ह, ठीक। ये महाप्राण के उदाहरण हो गए। अब क्या बचा, अब ये बचे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है ना। जोड़ा कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि सबसे पहले आप बनाइए विवार, है ना, विवार, है ना, विवार, विवार के बाद क्या ले लो आप, नाद ले लो, नाद के बाद क्या ले लो, घोष ले लो, है ना। विवार, विवार के बाद नाद, और नाद के बाद क्या ले लो आप, घोष ले लो। बस एक बार मेरे को एक चेक कर लीजिए कि मैं जोड़ा सही बना रहा हूँ, थोड़ा एक बार मेरे को जोड़ा चेक कर लेने दो इतना। विवार, श्वास और हाँ, संवार, नाद और घोष आएगा, ठीक है। संवार, विवार की जगह यहाँ पर वही मेरे को लग रहा था कुछ डाउट, है ना। तो देखिए तीन तीन का जोड़ा बना हुआ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, संवार आ जाएगा, ठीक है। संवार नाद, है ना, क्या जाएगा, संवार नाद, और संवार नाद और क्या जाएगा, घोष हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका इसका क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण जो है वो आपका क्या जाएगा, हस्त प्रत्याहार आ जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, हाँ, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण आपका हस्त प्रत्याहार आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा आपका, संवार, संवार का उल्टा क्या होता है, संवार का उल्टा होता है विवार, है ना, है ना। अगर आप एक याद रहेगा ना तो इसके जस्ट अपोजिट कर दो तो अगला जोड़ा बन जाएगा, संवार का उल्टा विवार। नाद, नाद का उल्टा क्या होता है ना, नाद का उल्टा क्या होता है, श्वास, है ना, श्वास। और घोष का उल्टा क्या जाएगा, अघोष। तो ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा याद रखेंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इसका क्या होता है, खर प्रत्याहार। इसका उदाहरण क्या होता है, इसका उदाहरण होता है खर प्रत्याहार, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका खर प्रत्याहार। आई बात समझ में। तो इस तरह से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन सबका क्या होता है, सारे स्वर, ठीक है। फिर अल्प प्राण की बात करते हैं। अल्प प्राण में क्या जाएगा, वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यण प्रत्याहार, ठीक है। महाप्राण की बात करते हैं, वर्गों का दूसरा, चौथा वर्ण, सल प्रत्याहार। फिर तीन तीन का जोड़ा बनाना है, जिसमें संवार, नाद, घोष की बात करते हैं, हस्त प्रत्याहार, और विवार, श्वास और अघोष की बात करते हैं, इसमें खर प्रत्याहार, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे हम बढ़ते हैं। अब अगला अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्वरों के भेद। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या है, स्वरों के भेद, है ना, स्वरों के भेद। अब ये लास्ट टॉपिक है, हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक। आया समझ, मजा आ रहा है, कितने लोग देख रहे हैं अभी तक, बस चलना चाहिए यार, चल रहा है ना। चलो, बोला था ना धूम मचा देंगे, मतलब एक सीरीज में पूरा, ठीक है। तो स्वरों के भेद अगर आप पूरा देख रहे हो ना तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा मैंने रिवाइज कर दिया, एक भी चीज नहीं छोड़ी। अब देखो स्वरों के भेद की बात करें, देखिए। तो स्वर जो होते हैं, स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, एक तो होता है मूल स्वर, है ना, और दूसरा आपको क्या होता है, संयुक्त स्वर, ठीक है। मूल स्वर की अगर हम बात करते हैं तो मूल स्वर का क्या जाएगा, अ, ई, उ, है ना, अ, ई, उ, रिल और री, ये सब क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। और संयुक्त स्वर की बात करते हैं तो ए, ओ, ऐ और औ, ये क्या होते हैं, संयुक्त। इनको संयुक्त क्यों बोला, क्योंकि अगर आप ए को देखेंगे तो ए किससे मिलकर बना हुआ है, अ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है कि आपका ए, ठीक है। अगर आप ओ की बात करेंगे तो अ और उ से मिलकर क्या बना हुआ है, आपका ओ बना हुआ है। भाई अगर आप ऐ की बात करते हैं तो अ और ऐ, है ना, सॉरी ये ए है, ठीक है। तो अगर हम आई की बात करते हैं तो अ और ए से मिलकर क्या बना आपका, आई बना हुआ है। और अगर औ की बात करें तो अ और ओ से मिलकर क्या बना हुआ है, औ बना हुआ है। क्योंकि ये भले संयुक्त है लेकिन फिर भी अगर आप इनका उच्चारण करेंगे तो ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, तभी तो स्वर है, ठीक है। भले ही यहाँ पर ये दो मिलकर बने, दो स्वरों से मिलकर क्या बना हुआ है आपका, ये ए बना हुआ है, इन दो स्वरों से मिलकर ओ बना हुआ है, इन दो स्वरों से मिलकर आई बना हुआ है, इन दोनों से मिलकर औ बना हुआ है, लेकिन फिर भी संयुक्त होते हुए भी ये क्या है, स्वर है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
क्योंकि इनका जब उच्चारण करेंगे तो ये ई जो है अ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि हाँ, यानी कि इसका जब उच्चारण करेंगे तो ये ई या अ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ओ का उच्चारण करेंगे तो ऊ या अ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि संयुक्त होते हुए भी ये कैसे स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए, तभी तो इनको स्वर बोला गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे। आगे अगर हम देखें, है ना, आगे अगर हम देखें तो मात्रा के आधार पर, है ना, अगर किसके आधार पर देखें, मात्रा के आधार पर देखें या उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है उसके आधार पर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला ऋस्व, है ना, ऋस्व, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा दीर्घ, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा प्लुत हो जाएगा, ठीक है। ऋस्व बोलते हैं, ऋस्व को हम एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ को द्विमात्रिक बोलते हैं, और प्लुत जो होता है ये, है ना, इनको उच्चारण करने में और अधिक समय लगता है। ऋस्व जो होता है इनको उच्चारण करने में कम समय लगता है, दीर्घ को उससे थोड़ा ज्यादा लगता है, और प्लुत की जब बात करते हैं तो इनको उच्चारण करने में इससे भी ज्यादा लगता है। ऋस्व की बात कर, जैसे की बात करते हैं, अ हो गया, अ ई उ रिल, है ना, अ ई उ रिल और री, ये सब क्या है, ऋस्व है, ठीक है। दीर्घ की बात करें तो आ ई, है ना, फिर री को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ना, दीर्घ री कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। दीर्घ री कैसे लिखते हैं, दीर्घ री कुछ इस प्रकार से, ये, ठीक है, री, ठीक है। इसके बाद ए ओ आई और आओ, ठीक है, ये सब क्या है, दीर्घ है। और प्लुत की बात करें तो किसी भी स्वर के आगे अगर 3 की संख्या लेंगे तो इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इनको अक्सर किसमें, वेदों में उपयोग किया जाता है, इनका अक्सर वेदों में उपयोग किया गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मात्रा के आधार पर देखें या उच्चारण करने में कितना समय लगा है उसके अनुसार देखें तो ऋस्व, दीर्घ और प्लुत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब एक चीज और देख लीजिए, अगर हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर देखें, ठीक है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर देखें तो स्वर कितने होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि जितने भी स्वर होते हैं उनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यानी कि कोई भी स्वर है ना, कोई भी स्वर है, कोई भी स्वर है, ठीक है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो ऋस्व स्वर हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, दीर्घ स्वर हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो प्लुत स्वर हो, ठीक है। तो कोई भी मान लो स्वर है, चाहे वो ऋस्व हो, दीर्घ हो या प्लुत हो, तो वो उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है और स्वरित भी हो सकता है। क्या हो सकता है वो, उदात्त भी हो सकता है ना, अनुदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, स्वरित भी हो सकता है, ठीक है। स्वरित भी हो सकता, स्व, है ना, स्व, स्वरित। वैसे यहाँ पर दीर्घ में देखें तो उदात्त भी हो सकता है ना, अनुदात्त भी हो सकता है और स्वरित भी हो सकता है। वैसे ही प्लुत की बात करें, उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है और क्या हो सकता है, स्वरित भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखें तो देखिए इनकी संख्या कितनी हो गई, अब गिने आप। जैसे कि मान लो अगर हम कोई स्वर लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने क्या ले लिया, हमने जैसे कि मान लो यहाँ पर ले लिया अस्वर ले लिया, ठीक है। जैसे कि हमने मान लो यहाँ पर क्या ले लिया, हमने यहाँ पर ये ले लिया, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, अस्वर ले लिया, ठीक है, अस्वर ले लिया। तो अस्वर का ऋस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, इसका प्लुत भी होता है। और अभी हमने बोला कि कोई भी स्वर, चाहे वो ऋस्व हो, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे वो प्लुत हो, तो उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा, स्वरित भी होगा। उदात्त भी होगा, दीर्घ की बात करते हैं वो भी उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा, स्वरित भी होगा। चाहे वो प्लुत हो, उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा, स्वरित होगा। इसका मतलब जैसे कि बात करते हैं ऋस्व अ, ऋस्व अ का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से, है ना। दीर्घ अ का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से। और प्लुत अ का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो चाहे वो ऋस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, तो उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है, स्वरित, उदात्त भी, अनुदात्त भी, स्वरित, उदात्त भी, अनुदात्त भी और स्वरित भी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो टोटल अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। अब उदात्त को अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नासिक अनुनासिक, नासिक अनुनासिक।
नासिक अनुनासिक, ठीक है, यहाँ पर भी नासिक अनुनासिक, नासिक अनुनासिक, नासिक अनुनासिक, नासिक अनुनासिक, नासिक अनुनासिक, नासिक अनुनासिक। तो अब देखिए यहाँ पर हर एक उदात अनुदात स्वरित जो है इनको हम दो पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां तक कितना होता है 9, फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इस प्रकार टोटल कितना जाएगा 18। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऋस्व जो है इसके टोटल भेद अगर देखें, है ना, अगर ऋस्व के मतलब अगर हम अ की बात करते हैं तो अ के टोटल भेद ऋस्व दीर्घ प्लस सब मिलाकर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वर्ण का ऋस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है, तो उसके टोटल भेद कितने होंगे 18 होंगे। क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि अ के कुल भेद होते हैं, कुल भेद है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, है ना, 4 ऑप्शन, एक में क्या रहेगा 12 रहेगा, है ना, एक में क्या रहेगा 6 रहेगा, ठीक है, एक में क्या रहेगा 18 रहेगा, ठीक है, और एक में मान लो कुछ भी दे देगा वो, है ना, 8 वगैरह कुछ भी दे देगा। तो आपको क्या लगाना है, आपको 18 लगाना है। क्यों? क्योंकि अ जो होता है इसका ऋस्व भी होता है, उसका दीर्घ भी होता है, इसका प्लुत भी होता है। और अभी हमने बोला कि चाहे ऋस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, उन सबका उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित। अगेन हम उदात्त अनुदात्त स्वरित को नासिक अनुनासिक, 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 इस प्रकार से टोटल कितने बच जाएंगे 18। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा पूछ ले कि ऋस्व अ के, है ना, अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ लिया कि ऋस्व अ के कुल भेद होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, है ना, 6 दे दिया, 12 दे दिया, 18 दे दिया, तो आपको क्या लगाना है, आपको 6 लगाना है। फिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऋस्व अ की बात कर रहा है, ये दो को हटा दो। फिर तो अगर आप सिर्फ ऋस्व अ को देखेंगे तो ऋस्व को डिवाइड करो उदात्त अनुदात्त और स्वरित, है ना, फिर आगे इनको नासिक अनुनासिक, नासिक अनुनासिक, नासिक अनुनासिक, तो कितना हो गया यहाँ तक देखेंगे तो 6, तो 6 को मानना है, ठीक है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि दीर्घ अ का, तब भी क्या हो जाएगा 6, फिर इस पर प्लुत हट जाएगा। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि प्लुत अ का टोटल भेद होता है, तो तब भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब इसके लिए आप एक टेबल बना लो, है ना, इसके लिए आप क्या करो, एक टेबल बना लो, है ना, एक टेबल बना लो। जैसे कि मैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आता है क्वेश्चन में, बोल रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा आपसे। ऋस्व, है ना, ऋस्व दीर्घ और क्या हो जाएगा प्लुत, ठीक है, टेबल बना लो आप, है ना, एक मिनट, ऋस्व दीर्घ प्लुत, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखिए कुल भेद, है ना, कुल भेद, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्वर अ ई उ रिल, ठीक है, री, ए ओ आई और आओ, ठीक है। तो आपको बता दूं, है ना, इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लो, आएगा क्वेश्चन, ठीक। देखिए तो अभी मैंने आपको बोला कि अ ई उ री, इसके अगर हम बात करते हैं तो अ ई उ री जो होता है, इसका ऋस्व भी होता है, उसका दीर्घ भी होता है, उसका प्लुत भी होता है। तो अगर हम सिर्फ अ ई उ री इसके ऋस्व की बात करें, इन सबके ऋस्व अ कुल भेद होते हैं तो 6। मैंने अभी आपको बताया अ के एग्जाम्पल लेके, ठीक है। वैसे ही दीर्घ के 6 हो जाएंगे, वैसे इसके प्लुत के 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है कि ई वर्ण के कुल भेद होते हैं तो 18 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि ई वर्ण के दीर्घ के भेद कितने होते हैं तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि ऊ के कुल भेद होते हैं 18, अगर आपसे पूछ ले कि ऋस्व ऊ के कुल भेद होते हैं 6 हो जाएगा। अगर आपसे री की बात करते हैं, है ना, तो अगर आपसे री की बात करते हैं, री के कुल भेद कितने होते हैं तो 18, तो 6 6 6, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। री की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो री जो होता है इसका क्या होता है, इसका ऋस्व तो होता है लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता और प्लुत भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके टोटल भेद 12 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनका ऋस्व नहीं होता है लेकिन इनका दीर्घ होता है और इसका प्लुत भी होता है, तो इसके भी टोटल कितने आएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे, है ना, आगे जो हो जाएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि क्या है व्यंजन, है ना, जो कि क्या है व्यंजन के भेद, है ना। तो व्यंजन के भेद की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा स्पर्श,
है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, अंतःस्थ, अंतःस्थ, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, ऊष्म वर्ण, ठीक है। तो अगर हम स्पर्श की बात करते हैं तो इसमें 25 वर्ण आते हैं, क से लेकर म तक, ठीक। क से लेकर म तक, देखो 6 बज गई है, 6 मतलब 1 घंटे से आपसे रात भर मेहनत कर रहा हूँ आज मैं। अंत्यस्थ की बात करते हैं तो अंत्यस्थ में क्या हो जाएगा आपका, अंत्यस्थ में आपका यण प्रत्याहार आ जाएगा, ठीक है, य व र और ल, ठीक। उसके बाद उसमें की बात करते हैं, इसमें क्या जाएगा आपका सल प्रत्याहार आ जाएगा, है ना, यानी कि सस सस ह, ठीक। ये होता है, ये व्यंजन के भेद हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने हर एक चीज़ कवर किया, हर एक चीज़ आपको शॉर्ट में समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है, एक भी चीज़ को नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो आपको लेक्चर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, ऐसी सीरीज आने वाली है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है एग्जाम के दिन जस्ट पहले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।